मैं वैसे रहने वाला हूँ। आज कौशाम्बी ज़िले का मंझनपुर तहसील का गांव है दिया, और हमारे अजदाद में गौहर खां साहब थे। वो 5-6 भाई थे। तो उनके पास मौलवी लियाकत अली साहब ने खत भेजा कि आप मुल्क वालों का साथ देंगे कि अंग्रेज़ों की गुलामी करेंगे। तो हमारे दादा ने खत उन्हें लिखा कि दामे दरमे कदमे सुखने हर तरह से हम मुल्क और मिल्लत के साथ हैं, और हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम नहीं। हमें ज़मींदारी जो है हमारी अंग्रेज़ों की अता करता नहीं है। हम लोग अफ़गानिस्तान के शीरवान कस्बा से जब हमारे पुरखे चले 700-800 साल पहले, तो एक टुकड़ी फ़ौज की लेके चले। अच्छा। तो उस वक्त एक वो था जो राजा बादशाह होता था, वो अपने पास सारी फौज नहीं रखता था। कुछ फौजी टुकड़ी वालों को बुलाता था अगर उसे जंग की ज़रूरत होती थी। तो जंग में ये लोग जाते थे, तो उसमें कामयाबी और नाकामी दोनों होती थी। कामयाबी होती थी तो बादशाह की तरफ से कुछ मिल जाता था, कभी जायदाद, कुछ नकद। तो हमारे अजदाद भी उसी तरह रहे। कौशाम्बी जो है जी, राजा उदयन नाम का थे, तो बौद्धिक थे। अच्छा, बुद्धिस्ट है। बौद्धिक थे जहाँ तक हमें ख्याल है, क्योंकि वहाँ अशोक की लाटो मिली है। अच्छा, ये कब के सन की बात होगी? ये मौर्य काल के बाद की। अच्छा, मौर्य काल की बात। तो आज भी वहाँ वो पॉलिश किए हुए टुकड़े मिल जाते हैं। मिट्टी के बर्तन पे के टुकड़े मिल जाते हैं, उस वक्त के पॉलिश किए हुए हैं। तो राजा उदयन, कुछ मुसलमान इधर आ गए थे तो उनके ऊपर जुल्म कर दिया। अच्छा। तो बादशाह ने एक आध बार भेजा, तो नाकाम जब राजा तो सिलेंडर हो गया, ठीक है हम कुछ बाज गुजारी देंगे मातहती, लेकिन फिर वो कहता रहा। तो करारी जो आज कस्बा है, करारी से लेकर जमुना किनारे तक 5-6 किलोमीटर का ये शहर था जी, कौशाम्बी। तो आज भी अब तो सब उजड़ गया। अब कौशाम्बी के नाम से कौशम इनाम नाम का गांव है, और गवर्नमेंट ने वो कर दिया। वहाँ आर्कियोलॉजिकल वाले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले काफ़ी खुदाई उदाई किए हैं, बहुत चीज़ें मिली हैं। तो हम लोगों की ये रिकॉर्ड रहा। आप की क्या एज है, मतलब आप आज भी फ्रीडम उसमें? नहीं, मैं करीब 46 में पैदा हुआ। अच्छा, 46 से पैदा हुए। निश्चित तो कोई वो नहीं है। 46-47 मुझे इतना याद है। आज़ादी के बाद शायद 52 में से जमींदारी टूटी है। 50 जी, हाँ जी, जमींदारी उन्मूलन हमें खूब अच्छी तरह से 1952 में। 52 में टूटी है ना। तो हमारे कारिंदा आए तो उस वक्त पाई पैसा और अधन्ना दुअन्नी ये होता था, तो सब लिया करके नोट कम होते थे। अच्छा, ये होते थे चांदी तक के रुपया, तो वो ला के रखते थे खूब अच्छी तरह से। मुझे याद है हमारे बाप के सामने तो 4-6 साल 8 साल 6-7 साल की उम्र थी जी। तो वो याद है। हमारे बाप आज़ादी के पहले सियासत में हमारे परिवार में हमारे बाप खाली थे। वो भी न मुस्लिम लीग न कांग्रेस, दोनों के खिलाफ थे मेरे। अच्छा। हाँ, अच्छा, सोशलिस्ट के। अच्छा, सोशलिस्ट में थे। और आखिर दम तक इलाहाबाद के नामवर सोशलिस्ट लीडर थे शालिग्राम जायसवाल, अच्छा, जो पंडित नेहरू के खिलाफ लड़ते थे। तो हमारे वालिद शालिग्राम जायसवाल का साथ देते थे, और इतना असर था कि चंद बड़े लोग वोट देते थे, हर आदमी वोट नहीं देता था। तो योदाजपुर है हमारे गांव के पश्चिम में 3 किलोमीटर पर, वो पोलिंग स्टेशन था। टोटल पंडित। तो अब्बा कहला दिए कि हमारे फेवर का ही वोट पड़ना चाहिए। तो 90 या 95% वोट शालिग्राम जायसवाल को पड़ा। अच्छा, वो हार गए, इलेक्शन बात अलग है, लेकिन जहाँ हमारा असर था शालिग्राम जायसवाल को। तो आपकी कितनी ज़मीन थी? हमारे पास
जमींदारी से पहले 125 बीघा पक्के शाहजहानी जरीब से। अच्छा। जो करीब होता है यानी 1.5 बीघा के एकड़ होता है हमारे यहाँ के हिसाब से 32-20 का है। यहाँ तो छोटे बीघा है गुंटूर जरीब में। तो हमारे 100 बीघे ज़मीन थी। जिस सियासत का हमारे वालिद साहब ने अमल किया उससे एक ये हुआ कि हमारे वालिद मुखिया भी थे। आज़ादी के पहले आज़ादी मिली जी, तो लोग दहशत में इतना हो गए मुसलमान कि ख़ानदान ने भी कहा ये मुखिया गिरी छोड़ो। अच्छा। और एक पंडित को कह दिया प्रधानी में कि तुम्हें अब देखो प्रधानी। तो गरीब था हम लोगों के यहाँ, हमारे ख़ानदान में नौकर रहता था। अच्छा। तो एक साजिश के तहत हमारी ज़मीन जो है कुछ से धरी में निकाल दी गई और उसमें बल्कि मुकदमा बाद लड़े। लेकिन चूँकि वो था ज़्यादा अप्रोच नहीं थे और कोई तजर्बा नहीं था तो इसलिए वो ज़मीनें तो चली गई हमारी, उससे कमज़ोरी आई। फतेहपुर कब आया, मतलब कौशाम्बी से फतेहपुर क्यों आया आप? फतेहपुर ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ जो है कैंसर की मरीज थी। अच्छा। और 99 में डेथ हो गई। ओह। तो मेरे और सब बच्चे तो बड़े थे, मेरे 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं। तो 4 बच्चे, 2 लड़के और 3 लड़कियां, 5 ये उस वक्त गांव में थे। बड़ा सा मकान है, आज भी 200 साल पुराना बना है। अच्छा अच्छा। तो अब मैं निकलूं तो ये डरें। जी। माँ भी मर गई थी, छोटी लड़की मेरी 4 साल की लगभग थी। तो और बीमारी और लड़कियों की शादी होती में ज़्यादा बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो मैंने ये सोचा इलाहाबाद जाऊँगा, पक्का शहर है, कोई टेक्निकल हैंड नहीं है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन है मेरे पास कि कोई काम कर सकूँगा वहाँ। फतेहपुर छोटा शहर है, यहाँ शहर कम देहात ज़्यादा है जी। एक दूसरे तो देहात के साथ लोगों के अंदर मोहब्बत है, चीज़ें सस्ती हैं। तो मैं 2000 में यहाँ आया, बहुत से अजीब भी यहाँ थे। तो मेरा ये जो लड़का खड़ा था दूसरे नंबर पे से छोटा, तीसरे नंबर का हाफिज था। तो स्कूल भी था, ऑफिस भी था, तो यहाँ एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था, नौकरी कर ली। अब इमामत वहाँ से कराया कुछ दरिया। तो अभी आपका कौशाम्बी में कुछ ज़मीन वमीन है या नहीं? ज़मीन कायदे से तो नहीं। अच्छा। हालांकि अभी एक वकील साहब को हमने दिया 41-45 की क्या होती है ना नकल, उसमें हमारे यहाँ नकल मुहाफिज खाने से। तो उसमें नेट पे देखे तो बताए कि हमारे अब्बा के नाम 45 बीघा ज़मीन है। तो हमने कहा निकालो भाई, हम पैसा देंगे। अब देखो अब कि गए थे यादव जी से, कहा है पैसा दिया है, निकाले तो मालूम हो कैसी है वो ज़मीन। जी जी जी। क्योंकि हमारे और अब्बा के इंतकाल के बाद तो सारी ज़मीन हमारे जी जी वरासत आई। बिल्कुल बिल्कुल। कि कहाँ छूटी रही। तो आप उसमें बताते हैं कि वो क्षेत्र जो था काफ़ी जमींदार लोगों का था। जी। आप लोग मुस्लिम और राजपूत जमींदार भी रहते थे उधर, तो उनके रिश्ते कैसे थे आप लोगों के? ऐसा था कि हम लोग जमींदार देखिए, मंझरपुर तहसील के हम हमारे इलाके में हम ही मुसलमान जमींदार थे। अच्छा। एक पंडित थे हमारे गांव के बगल में और कुछ पटेल कुर्मी। अच्छा। सदाया किलो में हर कस्बे हैं। जी जी। यहाँ बड़े जमींदार ये लोग थे, हम छोटे जमींदार कहे जाते थे। अच्छा, आप छोटे थे और कुर्मी बड़े थे? हाँ, कुर्मी बड़े जमींदार। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े। मैं तो बोलते हैं बहुत पिछड़े। सैकड़ों गाँव के। अच्छा। हाँ। और ये राजापुर घाट जो है महेवा, राजापुर घाट, यहाँ के राजा जसवंत सिंह कहे जाते थे।
अंग्रेजी मजीठे थे, वो मंझनपुर तहसील में सबसे बड़े जमींदार थे। अंग्रेज़ों के ये चेला थे। तो हम लोग अंग्रेज़ों के भी मुखालिफ रहे और आज़ादी भई तो ये गवर्नमेंट के दुश्मन मान लिए गए, क्योंकि कांग्रेस के मुखालिफ थे, सोशलिस्ट नज़रिया के थे। तो इसलिए हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमारे बाप अकेले थे, हम भी अकेले, तो जायदाद के हिसाब से तो बहुत नुकसान हुआ। अच्छा। हाँ, लेकिन अल्लाह का करम ये रहा कि हमारे गांव से फतेहपुर तक आप चले आइए जमुना के किनारे, आपको कोसम इनाम के अलावा कहीं मुसलमान न मिलेगा। अच्छा। हाँ, और हमारे गांव से उत्तर तरफ सदाया किल है 16-17 किलोमीटर, कहीं मुसलमान न मिलेगा। और जमुना पार बताया ठाकुर है। लेकिन हम लोगों को जैसे 92 का वाक़या हुआ बाबरी मस्जिद का, बड़ा तनाव रहा। हम लोगों को सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, बाद जगह गौकची भाई उसमें तनाव हुआ, लेकिन हमारे परिवार उस जहाँ गांव जल रहे हैं वहाँ से निकल रहा है। हमारे बाप भी, हम भी गुजर चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं कि जबकि दूसरे मुसलमानों के घर फूके गए, मारे गए मुसलमान, तो मालिक इतनी इज्जत तो दिएगा। और जमुना पार तो ये आलम कि अब तो हम नहीं जाते, यहाँ चले आए 25 साल पहले तक जाते रहे। तो पंडित, चूँकि हमारे जमींदारी वहाँ नाम क्या की थी, हमारे सुधर थे पट्टीदार और ख़ानदान वाले, तो जाए तो चारपाई पर बैठाल के टाठी में हाथ धुलाऊँ। अच्छा। हाँ, और फूल के कटोरा खुलवा कहाँ, अच्छा, उसमें खोया और शक्कर मिला के दे और अपने गिलास में पानी पियो, वही में हाथ धुलाओ। अच्छा। वहाँ का पंडित। अच्छा। हाँ, इस बार द्वापा में जगना, इस बार तो तासुब ज़्यादा, उधर नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे। उसकी एक वजह और थी, हमारे अजदाद जो बगावत की गौहर खां साहब, आज़ादी के जब बगावत ख़त्म हो गई, फेल हो गई, तो वो चले गए राजा नीमक के यहाँ, उनके मुशीर खास जिसे प्रधानमंत्री कहते। जी जी। तो उसका असर राजा नीमक बहुत अच्छा आदमी था, ठाकुर थे। और हमारे दादा के वजह से, उनके मातहत शंकरगढ़ के राजा थे, तो इनकी रजवाड़ी छीन लिया था राजा साहब ने। तो हमारे दादा की सिफारिश से फिर उन्हें रजवाड़ी दिया। ये उज्ज्वल रमण सिंह वगैरह इनके पास दादा के ऊपर, तो इस वजह से उस बार में हम लोगों की ज़्यादा इज्जत ठाकुर पंडित कहता था। और हमारे दादा क्यों गए, आज़ादी के बाद जब बगावत ख़त्म हो गई जी, कंट्रोल हो गया अंग्रेज़ों का, तो इलाहाबाद से स्टीमर से जी जमुना किनारे किनारे आए और जिस गांव में बागी मिले जी, उन्हें जिंदा पकड़ के पेड़ों में गाड़ दिया। उसमें अंग्रेज़ जो था डीएम, उसका खानसामा एक कोई मुसलमान था। अच्छा। हम लोगों के कोई ताल्लुक नहीं थे, लेकिन हमदर्दी उसे आई, चिट्ठी दादा की बदल दिया उसने। हाँ, डीएम इलाहाबाद स्टीमर से जब आया तो हमारे गांव तक आया, और जितने लोग भी थे बागी, उनको पकड़ कर ऐसे पेड़ों में कील गड़वा दिया। और महीनों बदबू होती है, गांव छोड़ के लोग चले गए, कोई उतार नहीं सका लाशें। तो हमारे यहाँ जमुना में पत्थर पड़ा हुआ है, तो वही खानसामा ने टकरा दिया पत्थर में स्टीमर, तो फट गई, तो आगे इधर पश्चिम नहीं आ सके। तो बुलवाया हमारे दादा वगैरह को, तो जो दादा का ने चिट्ठी लिखी थी, वो कहने मैं तो नहीं जाऊंगा, बाकी तुम 5 भाई जाओ, 6 भाई थे, लेकिन एक अहद हमसे कर लो कि न झूठ बोलोगे और न कुछ आमद करोगे। हाँ, वक़ार का सौदा न होना चाहिए जी। और ये मौत और ज़िंदगी का वो है, अंग्रेज़ ऐसे तो नहीं मार सकें, लेकिन आज अगर तुम लोगों के साथ उभरा तो हम अपनी औरतों को गोली मार के खुद
खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन जिंदा इनके हाथ में जाएंगे। तो और हमारे कोठे पर से करीब 1 मील और बड़ी लंबी नार की बंदूकें थी, जो 200 मीटर 250 मीटर मार करती थी। वो गज वाली थी, 40 इंची और 44 इंची लंबी नार थी। तो वहीं पर लोगों को बैठा दिया कि वो भाई भाई के तुम देना। कारतूस वही कागज़ के बनाए जाते थे। तो हम यहाँ से मुकाबला करेंगे, लेकिन ये लोग गए। तो जब बातचीत भई तो उसने कहा कि भाई हाँ, जमींदार हमारे मातहत हो, जमींदार हो और हमारे खिलाफ अक़दाम करते हो, ऐसा क्यों? तो हमारे जो दादा लोग गए, कहा कि आपको किसने कहा, हमने क्या आपको नुकसान पहुंचाया जी। तो कहा कि हमारे ही मातहत रह के हमसे जवाब मांग रहे हो, सबूत मांग रहे हो। तो कहा भाई कोई किसी को कुछ भी कह दे, तो जेब से निकाला लिफाफा, जेब में खुद रखता रहा, क्या ये है प्रूफ का, देखिए। तो लिफाफा से निकाला, तो उर्दू सीख लिया था पढ़ना। तो पढ़ के फेंक दिया, कहा ना गलत, नामुमकिन, मेरी निगाह धोखा नहीं खा सकती। 3 बार उठाया, पढ़ा, फिर रखा। क्या आपके किसी आदमी कहा, हमारा कहाँ पहुँच है आप लोगों तक, हम लोग देहात में थे। तो बहरहाल तब उसने एक ख्याल किया, कहा कि हमारे 100 गोरखा सिपाही हैं, जब तक ये सीमा न बनेगी इनके खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और हमें खुशकी के रास्ते से कुछ सिपाही हमारे साथ में जाएंगे, घोड़ा का इंतज़ाम करो। तो घोड़ी हम लोगों के यहाँ रही, 7-8 घोड़ियाँ रही, उससे भिजवा दिया गया इसे। तो जाने के पहले कहा कि गाय का गोश्त चाहिए। तो दादा ने कहा गाय गोश्त हम नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा कि हम अपने मजहब की जैसे इज्जत करते हैं, दूसरे की आस्था और अकीदत का भी लिहाज करते हैं। हमारे हिंदू भाई गाय को पाक साफ मानते, पवित्र मानते हैं, तो हम गाय का गोश्त नहीं दे सकते। कहीं डरते हो? रियाया से कहा नहीं, डरता नहीं हूँ, लेकिन गुलाम नहीं समझता, दोस्त समझता हूँ। और एक बात आपको बताऊँ, अगर मैं अभी आवाज़ दे दूँ तो हमारे रियाया बड़ी से बड़ी फौज से मुकाबला करने के लिए चली आएगी, चाहे गाजर मूली के तरह काट दी जाए। कहना अच्छा, इतना दावा है? कहना हाँ। तो कहती है ये तो गोश्त खाएंगे? कहा गोश्त आपको खिलाएंगे, बकरे का गोश्त खिला देंगे, भैंस भेड़ का खिला देंगे, मुर्गा खिला देंगे, गाय तो गाय, हम भैंस का भी गोश्त न दे पाएंगे। तो बहरहाल कहा खैर हमारे साथ धोखा हुआ है, मजबूर हूँ कि आप के खिलाफ मैं प्रूफ नहीं दे पा रहा हूँ। तो बहरहाल वही में हमारे गवाह दादा फिर यहाँ से चले गए। कहा भैया अब तुम लोग देखो। और जवानी की उम्र थी, उन्होंने फिर शादी नहीं किया। अच्छा। और राजा रीमा के यहाँ गए, कभी आप जाइएगा राजा साहब के यहाँ, तो वही कहा के किले के पास ही उनकी मदार है। अच्छा। हाँ, उस पर लिखा है रई से दिया। तो इस तरह हम लोगों का खुद आज़ादी का इतिहास रहा है। जी। तो दादाजी को मतलब अंग्रेजों ने कुछ किया या वो नेचुरल डेथ हुई उनकी? नेचुरल हुई। अच्छा, नेचुरल। यहाँ से भाई चले गए और वहाँ राजा साहब के यहाँ रहे। अच्छा अच्छा। और राजा के यहाँ अंग्रेज़ों ने ज़्यादा कोशिश नहीं की। जी जी जी। क्योंकि प्रूफ तो उन्हें मिला नहीं। जी। तो जैसे यहाँ पर रियासत दूसरी थी, जैसे आपके बगल में जो है राजा क्या नाम है, मांडा की रियासत थी। हाँ हाँ। और बाद में जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यहाँ से बने भी, प्रधानमंत्री बने और इस क्षेत्र से भी सांसद भी रहे। तो उनके साथ भी आपके कोई रिश्ते थे परिवार के साथ, या उनके रजवाड़े थे उनका था? ऐसा है, शंकर
गढ़ और रीवा से हम लोगों के अच्छे ताल्लुकात थे। और राजा मांडा, चूँकि मिर्ज़ापुर के बॉर्डर पे जी। मांडा है, वहाँ से बहुत अच्छे, वहाँ से ताल्लुकात ना के बराबर थे। लेकिन राजा ये दैया के राजा हैं, दैया छोटा सा वो है इलाहाबाद के, उसमें देखिए। जी जी, तो छोटा। राजा मांडा ने इन्हें गोद ले दिया था। जी जी, तो इलाहाबाद में एक कोठी वोठी थी, तो हमारे दादा वगैरह फिर इलाहाबाद में ताल्लुकात हो गए थे। हमारे एक बड़े अब्बा थे, वो जूरी के मेंबर हो गए थे। हाई कोर्ट में जूरी के मेंबर होते हैं ना। जी जी जी। तो और उनका गवर्नर इलाहाबाद में रहता था, गवर्नर से ताल्लुकात हो गए थे पुश्तैनी। तो वो तो हमारे दादा बड़े बड़ा शिकारी थे, निशाना बहुत वो था, कभी एम लेते हुए उन्होंने किसी ने उन्हें देखा नहीं। अच्छा। और 1 साल बाद राइफल रिजेक्ट कर देते थे। तो एक आध बार नैनीताल जब राजधानी चली जाती थी तो वहाँ ही चले गए। तो गवर्नर ने कहा, आप यहाँ कहाँ चले आए? आप छोटे से जमींदार, आपकी वो है, लेकिन उसने पूरा खर्चा उठाया, उन्हें घुमाया उमाया। तो उसमें शंकरगढ़ इनके वीपी सिंह के उससे ताल्लुकात थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के यहाँ सब से गवर्नर और नियम वगैरह से आना जाना, वैसे कोई खास नहीं। ऐसे जो इलाहाबाद का बस स्टाफ है रोडवेज का, जी, नवाब यूसुफ साहब थे। अच्छा अच्छा। विधायक होते थे। तो उनसे भी बस ऐसे दूर का साहब सलाम था। अच्छा। बहुत घरेलू नहीं ताल्लुकात थे। घरेलू ताल्लुकात जो बताया हमारे अपने जी इधर जमींदारों में थे, जी जी। और या जमुना पार के। तो आप बोलते हैं कि जो राजपूत लोगों के साथ या ठाकुरों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे। हाँ, बहुत अच्छे थे। तो वो बाद में खराब हुए या खराब कर दिए गए? रिश्ते नहीं खराब हुए। अच्छा चंद जहर घोला गया औरतों के दिमाग में। अच्छा। वो नफरत की बात है कि हाँ बच्चों से नाराज हों, हम लोगों को वही था, खाना पीना रहा। अच्छा अच्छा। बस ये रहा कि उनके टाठी में खाएं तो किसी जैसे नाऊ है या उससे बोला कहाँ ले जाके धो धा के मान के दो, नहीं पहले तो कोई वही नहीं रहा। अच्छा। तो रिश्ते नहीं खराब है, रिश्ते अच्छे थे। अच्छा। लेकिन चूंकि ये पंडित बाहुल इलाका, इस पार उस पार भी, तो पंडितों ने बहुत जहर घोला अच्छा। हमारे खिलाफ। और हम लोगों ने अखलाकी मुजाहरा किया। 82 में ऐसा हुआ कि जमींदार थे, बिनौचा है गांव हमारे घर से 8-10 किलोमीटर पश्चिम। तो वो जमींदार थे पंडित जी त्रिपाठी जी। तो वो लोग जनसंघ में हो गए थे। लेकिन एक वकार की बात आई, कांग्रेस का दबाव हो चुका था। तो 80 के बाद हमारे भाई कांग्रेस के ज़बरदस्ती, सियासत में हमारा ख़ानदान बिल्कुल नहीं रहा हमारे वालिद के अलावा। तो कमाल खां को बिलाग का अध्यक्ष नामजद किया, धर्मवीर वगैरह ने खुशामद करके। तो ये भया कि अपना आदमी हो बिलाग प्रमुख। तो फिर सत्यदेव त्रिपाठी को, उनके बाप चूँकि जमींदार थे, शरीफ आदमी थे, तो ये भया कि आओ कांग्रेस में, जबकि वो लोग जनसंघ के हुए थे। तो आपको यहाँ इज्जत वक़ार मिलेगा, जनसंघ में क्या मिला आपको? जी। तो फिर हमारे भाई जो है गांव-गांव दौड़े, जबकि इलाके में कहीं जाते नहीं थे, रास्ते अपना है, इलाहाबाद आना है तो सरायकिल चले आए। उनके लिए कोशिश किया तो इतना नाम था कि बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट काफ़ी हद तक हम लोगों से हमदर्दी रखता था। तो बात अलग है कि कुछ आदमी हमेशा जनसंघी माइंडेड रहे, लेकिन शेड्यूल कास्ट तो टोटल अच्छा हम लोगों से ताल्लुकात रहे अच्छे। और बैकवर्ड में मल्लाह भी आते हैं ज़्यादातर, तो मल्लाह हम लोगों के साथ हमेशा रहे, मल्लाह एक भी मुखालिफ कभी नहीं रहा। तो इस तरह हम लोगों की ज़िंदगी जो है,
आज़ादी के बाद भी, जमींदारी जाने के बाद भी, कुछ न हो रह जाने के बाद आज भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो जो आज़ादी के बाद, क्योंकि आप तो समय मतलब आपकी पैदाइश हुई 46 बता रहे हैं आप, 46 47 46 की है, तो आपने वो युग भी देखा जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आए, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर वाजपेयी बने, फिर मोदी आए। तो आप कैसे देखते हैं एज ए मुसलमान के, अगर हम पूरे जहन को देखें, क्या बदलाव आपको सन 50 से लेकर आज तक दिखाई देता है? देखिए, मैं जब होश संभाला, बताया मेरे बाप तो सोशलिस्ट जी 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 जहनीत के थे, तो नवाब यूसुफ के भी खिलाफ, नवाब यूसुफ शायद कांग्रेसी थे। नवाब यूसुफ का बंगला आपने देखा होगा, बस स्टॉप जो है सिविल लाइन का, तो उसके दक्षिण तरफ नवाब यूसुफ का बंगला है पुराना। तो बस स्टॉप तो सिविल लाइन में थोड़ा सा है। तो नवाब यूसुफ के खिलाफ हमारे वालिद थे। 55 में 57 तक तो हमारे वालिद वो कहते थे जुलूस निकला सोशलिस्ट पार्टियों का, लोहिया जी का, हाँ, जयप्रकाश का, तो सोशलिस्ट वालों के नारा तो नहीं, आज सालिकराम जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन पंडितों ने जुलूस निकाला। लेकिन लिहाज एक था, हमारे दरवाजे पर आए तो नारा बंद कर देते थे कांग्रेसी। अच्छा। क्योंकि हमारे अब्बा को जानते थे सोशलिस्ट है। तो नारा लगाए, जवाहरलाल की आंधी आएगी, झोपड़ी चूर चूर हो जाएगी। झोपड़ी चुनाव निशान था सालिकराम। अच्छा 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 तो अच्छा, इतना याद है। हालांकि 57-58 में अब्बा बताया कि जब प्रधान भी पंडित हो गया और एक ब्लेम सा लग रहा था मुसलमानों के ऊपर, तो सियासत में बहुत ज़्यादा खुल के अब्बा नहीं रह रहे थे, तो वो ताकत तो नहीं रही, लेकिन तब भी बम्पर वोट दिलाते थे। और हाँ, मैं जो हूँ, मैं भी सियासत में आया 73-74 से जी। एक पुश्तैनी कह लीजिए, कुछ सियासी मिजाज था। और वजह ये कि हालांकि चंदौली के पंडित जी जाके वहाँ स्कूल खोले था हमारे गांव के पास 8 किलोमीटर पे, तो लाल बहादुर शास्त्री से मुतासिर होकर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वो एम.कॉम करके वहाँ गए, स्कूल खोला। तो हम यहाँ से ताल्लुकात तो थे, लेकिन प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे, वही प्रिंसिपल थे, स्कूल खोला, एक आदमी को मैनेजर बना दिया। तो लेकिन स्कूल में भी 1000-1500 लड़कों में 5, 7, 8 मुसलमान जी। और मेरे परिवार के अलावा बाकी मुसलमान हिम्मत नहीं करते थे कि बोल सकें। अच्छा। वहाँ पानी पीना है तो किसी पंडित लड़के की खुशामद करो तो जाओ, अच्छा। तो पानी पिलाए, ओह। पानी की टंकी छू नहीं सकते। तो हमें वो भया, तो हम कहा हम तो इनकी वो न करेंगे, तो हम सीधे चले गए प्रिंसिपल साहब के पास। और प्रिंसिपल का ये रोप था कि टीचर उनके सामने बोल नहीं सकते थे, बगैर इजाज़त प्रिंसिपल के पेशाब के लिए नहीं जा सकते थे टीचर, रोबीला। अरे बाप रे। तो और पढ़ाई बहुत उम्दा होती थी। तो हम गए, तो गेट के पास ऐसे खड़े हो गए कि प्रिंसिपल साहब की निगाह पड़े, जो निगाह उनका सलाम, क्या है यहाँ बताया। हम कहा प्यास लगती, पानी की दुश्वारी, पानी पिया करो। हम कहा कि वो लोटा ऐसे डालते हैं, मैं नाखून, हम लोग नाखून का डूबा पानी नहीं पीते। अच्छा। पानी निकाला और ऐसे पिया, और वो पानी झूठा टपक रहा, फिर लोटा में हाथ डाला वो। तो ये हमारा दिल नहीं वो कहता, तो हम लोग के लिए अलग इंतजाम करते, बेटा बड़ा दुश्वार। हम कहा हम कर लेंगे, आप भरवा दीजिएगा, हम कर लेंगे। तो कहा नहीं। फिर कहा कि ऐसा है, ऑफिस में हमारे चचेरे भाई क्लर्क थे, तो ऑफिस में वो नमाज भी पढ़ते हैं, वहाँ मटके में पानी भरा रहता है, आप आके यहाँ पानी पिया कीजिए। आप दो अलग पानी पी ले, हम बाकी अलग पानी पी ले।
तो मतलब ये देख रहा हूँ कि आज से उस समय से ये लड़ाई पानी की जो चल रही है। हाँ, तो बल्कि हमने कई, तो हमारे साथ हमारे गांव के एक धोबी और जात के और एक तेली जी थे, तो इन्हें हम वो कहें कि यार तुम लोग क्यों पंडितों को कहते हो, जबकि हमारे एक दोस्त एक पंडित एक ठाकुर थे, तो ठाकुर अक्सर कहाँ जमुना के पार में वो ठाकुर वगैरह की जमींदारी थी, यहाँ हमारे रियाया थे, तो जमींदाराना बुबा तो कहाँ ही चिंतागन के चक्कर में काहे पड़े हो, ठाकुरों कहा तो लेकिन हिम्मत नहीं करते थे बेचारे। तो हम सियासत में आए 73 में, और 74 के इलेक्शन में मुस्लिम मजलिस के एक कैंडिडेट थे मन्नीलाल विशारद जी, और डॉक्टर फरीदी की मुस्लिम मजलिस लखनऊ के थे, तो इलेक्शन लड़ाया, करारी उन्होंने सेंटर किया पूरे, उसमें हम हमारे फुफेरे भाई और तो इलाके के दूसरे लोग लगे थे, हम दोनों भाई करीब करीब आधी कांस्टिट्यूंसी एक्का से कवर किया, लेकिन वो बेचारे हार गए 1000-1200 वोट से। परसों वोट पड़ना, आज से प्रोपोगंडा भया कि गऊ का मांस ही खाता है पासी। अच्छा। वो आज समाजी वो बौद्धिस्ट पक्ष के अंडा भी नहीं खाते थे बेचारे। मन्नीलाल तो ये किसने आरोप लगाया कि गौ का मांस खाता है? जनसंघियों ने। अच्छा। और कांग्रेसियों ने अफवाह उड़ाई, क्योंकि उस वक्त फरीदी साहब के नाम पे ये आलम था कि मुसलमान टूटता था। जी जी। और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट भी। साउथ के दलित लीडर को बुला के फरीदी साहब कई जगह पर बड़े बड़े शहरों में यूपी के। अच्छा, लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय बैकवर्ड क्लासेस सम्मेलन, मुझे याद आ रहा है कि 1964-65 में कभी ऐसा। हाँ 64-65 पेरियार भी आए थे। पेरियार को लाए और अंग्रेजी में उनकी स्पीच थी, तो इसका ट्रांसलेशन कराते थे, डॉक्टर फरीदी की देन है। अच्छा, मैं केवल ये सवाल आपसे पूछ रहा था कि आपने मतलब सन 50 से इस देश को देखा और अब 2020 का टाइम है, तो इसमें जो पूरे देश में, मतलब ये नहीं है कि आप कौन सी पॉलिटिक्स में रहे नहीं रहे, लेकिन आप आम जनता में रहे, लोगों में रहे, अभी क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है 50 से लेकर आज तक राजनीति में? पहले विरोधी होते थे, आप बोलते थे, आपके घर के आगे आते थे, लोग नारे नहीं लगाते थे, बाद में लगाते थे, क्या फ़र्क आज आप देख रहे हैं पहले और आज में? मैं ये महसूस कर रहा हूँ, सियासत ही नहीं, आम जनता के अंदर जी। बचपन में बताया कि जैसे जमुना पार में कुछ नफरत या स्कूल में जी वो था, लेकिन हमारे तब तो कोई वो नहीं चाहिए, समाधान हो जाता था, मतलब उसी समय। हाँ, इतना नफरत नहीं रही। और यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको, इमरजेंसी जब लगी तो मैं एक वरासत चढ़वाने लेखपाल के पास जा रहा था, गया बहुत बिहार इलाके में तो रात हो गई और वापस होने लगा तो टोटल हिंदुआनी बस्ती, मंझनपुर तक हिंदुआनी बस्ती 15 किलोमीटर, और वही गांव में दिन डूब गया। साइकिल से आ रहा था मैं, तो एक आदमी रोड के किनारे, रुको बच्चा, कहाँ जाइए? तो हम सही नहीं बताया, हम करारी जाएंगे, कहे कि न जाओ। अब हम पकड़ नहीं, पुलिस वाले नसबंदी करते हैं। ओह अच्छा। और हमें वो अंदर ले गए, एक खाता था जी, बड़ा सा फाटक था अंदर, एक बनिया का जी खाता था, बड़ा आदमी था जी, वहीं में उसकी दुकान थी, और वहीं अंदर 10-12 घर थे जी, खुले में कोई घर नहीं थे, खाते के अंदर। तो वो आदमी ले गया, कहा महाजन ये देखो बेचारे जा रहे हैं, तब हम दाढ़ी ओढ़ी नहीं रखे हैं, पता नहीं कि यूँ नहीं मालूम कि हिंदू मुसलमान का है। तो महाजन तखत पर बैठो, भैया कहाँ से आया, बतलाया, तो नाम भी बतलाया, कहें कि अच्छा। तो बुलवाया एक मुसलमान को, कहा कि अपने घर से बर्तन ले आओ और खाना हम बनवा रहे हैं, खाना बनवाए खिलाया उलाया। कहा कि
जब हम पता लगा लेंगे, सुबह कोई खतरा ना होगा, तब आप जा पाएंगे। अच्छा। यहाँ 80 साल के बूढ़े को पकड़ के ले गए हैं, 14 साल के लड़का के ले जाके नसबंदी का अधीन है। ओहो। तो ये भी दौर देखा हमने इमरजेंसी में जी, कि कोई नफरत नहीं रही। सरकार कर रही थी लेकिन लोगों में प्यार था। हाँ, और सरकार भी कर रही थी नेताओं के साथ असल में। जी जी। वो तो टारगेट दिए थे कर्मचारियों हाँ जी, को हाँ इतना जी, लाओ, हाँ जी, वरना लोग बताते थे। हमें एक डॉक्टर साहब मिले, कहा देखिए ब्लॉक ना आइएगा, ब्लॉक ना आइएगा, ब्लॉक में अस्पताल है नहीं, वहाँ पकड़ के नसबंदी हो जाएगी। कर्मचारी खुद कहाँ कर मजबूर है, हम लोग क्या करें। तो आज़ादी के बाद कोई इतना परेशानी नहीं रही, लेकिन हमने ये अंदाज़ा कि 80 के बाद 80 के बाद धीरे धीरे नफरत ज़्यादा बढ़ी। 80 के बाद 80 के बाद तो हमारा भी जहन वो था। फिर उस इत्तेफाक से मैंने सुना, मैं भदोही इलाके में था, कि मानो काशीराम जी बहुजन समाज बनाई है। जी। उसके पहले सुन रहे थे कि एक सामाजिक संगठन बनाया है बैकवर्ड मुस्लिम, अच्छा, यानी माइनॉरिटीज और शेड्यूल्ड कास्ट का। तो एक फौजी हमारे थे, उन्होंने कहा बामसेफ का हम भी उसके मेंबर। हम कहा चलो अच्छी बात है, क्योंकि मजाद हमा वो था। तो फिर 84 के बाद वहाँ एक वो थे क्या नाम है, टेलीफोन एक्सचेंज के ऑफिसर कोई थे, वो हमारे जमात बिरादरी के थे बेचारे जी। तो उनसे वो भया कहने यार मुसलमानों में हमारे वो कराओ। तो लेकिन चंद लोग रहे, आम न होने पाए, हमारी नौकरी का सवाल है जी। तो 4-6 घर 4-6 जगह, हाँ एक आध जगह में, फिर और दूसरे साथी लोग 10-20 आदमी रहें तो अपना वो करें। बहरहाल उसके बाद एक हमारे दोस्त हैं, पत्रकार भी रहे और सरकारी अध्यापक हैं जी। तो बहुजन की छोटी सी मीटिंग होने लगी वहाँ चौराहे पर जी। तो हाँ, हमें मालूम भी नहीं था, हम एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहाँ से आए तो वो जो लोग जानते थे माइक से आवाज़ दिया कि आइए भाई। तो हम जनरल उससे जाके बैठ गए नीचे। तो आज ज़बरदस्ती मंच पर ले गए, तो हमने दो चार जुमले बोल दिए। और जबकि पंडित बाहुल वो इलाका है और आई कांचौसी बहुत पंडित बाहुल है, तो हमने कहा कि हमें आज खुशी है कि दलित भाई हमारे बढ़ के आए हैं, खुदा करे कि मुसलमानों को भी होश हो जाए जी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटीज़ करेक्टर छीना गया, तो यहाँ काला झंडा लगाने पर मुसलमान डर रहा था, और जिसने लगाया उसे परेशान किया गया। तो मुसलमानों को आइए, उर्दू का जुमला हम कहा, कांची नाम के ही लब्बैक कहे कि इनके साथ शामिल हो जाइए। हमने इस तरह के जुमले कहा, और वो पत्रकार अंसारी थे बेचारे, तो रिपोर्टिंग करने पहुँचे उनके खिलाफ। ये हो गया कि राजनीति मंच पर ये बोले हमारा नाम हटा के लोगों ने उनका वो कर दिया, कही अध्यापक यूनियन वाले उनका बचाए, नहीं तो चले जाते बेचारे। तो इस तरह के सियासत में इस तरह नफरत बोल दी गई, वरना पहले तो हम नहीं समझते थे। हमने तो देखा है, बहुगुणा जी हमारे यहाँ से मिले होते थे जी। और सुखीराम भारती कांग्रेसी तो दोनों आदमी जी। और नाथूराम शिक्षक जनसंघ से एक बार मिले हुए, मिले तो अलग सलग करें। नाथूराम शिक्षक धोबी, बहुगुणा जी गले लगा लें, कहें शिक्षक जी कहे कहीं महाराज आप कहें नहीं, शिक्षक बड़ा होता है। बहुगुणा जी कहा है शिक्षक बड़ा होता है। पंडित ने वो जो धर्म का ज्ञान रखा है, मैं जात का पंडित, तो ये अंदाजा भया कि तब नफरत नहीं थी। और ये 80 के बाद तो आप बामसेफ में जुड़े कांशीराम साहब के? आए नहीं? नहीं हम नहीं जुड़े। अच्छा, मजलिस में थे। अच्छा, मजलिस में थे, वहाँ से हम उसी के 1 साल बाद 85 में
एक वहाँ इलेक्शन लड़ाया। तो जो ये मसले आते हैं अभी मुसलमानों के अंदर पसमानदा का सवाल और दलित पिछड़े का सवाल, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम इत्तेफाक ये रखते हैं कि हम बीजेपी से ज़्यादा, आज की बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को गुनहगार मानते हैं। अच्छा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से जो पैक्ट हुआ था गांधी जी से जी। शेड्यूल कास्ट वगैरह को फैसिलिटी के लिए, तो दफ़ा 341 में रिजर्वेशन मिला। जी। जब संविधान सभा में ज्यों की त्यों वो दफा लगी रही, 26 जनवरी 50 को लागू हो गया संविधान, तो वो भी लागू हो गए। 10 अगस्त 50 को डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति से ऑर्डिनेंस करा करके ओनली फॉर हिंदू लिखा दिया गया। ऐसा क्यों किया? जब एक ही पेशा, एक ही स्टेटस, सबको उसमें क्रिश्चियन भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, भले तादाद कम थी बौद्ध की या सिख की सबसे, या इस क्रिश्चियन की, मुसलमानों की सबसे ज़्यादा थी। जी जी। हिंदू दलितों को। तो ये पहला संविधान के खिलाफ कदम तो ये उठाया गया, नफरत का। जी। उसके बाद अघोषित तौर पे, गैर एलानिया तौर से मुसलमानों को सरकारी डिपार्टमेंट में जाने से रोका गया। हमने देखा इलाहाबाद में, गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद में था, हम जहाँ देखें तो वहाँ 50% से कम हमें नहीं लगता था मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले निकले। दोहरा वसीर की नमाज वहाँ पढ़ते हमने देखा, एक आध दोस्तों के साथ गए। हाँ, और ये माध्यमिक शिक्षा परिषद का ऑफिस, वहाँ मुसलमान भरा हुआ। यूपी यही समझते हैं कि आज़ादी के बाद से ज़्यादा नफरत, 80 के बाद से बहुत नफरत हो गई, और इसमें कांग्रेस का ज़्यादा हाथ है। और जो देखिए, ठीक है, हमें ऊंची जात में माना जाता, हमें न चाहिए। सच्चे कमेटी की रिपोर्ट या रंगनाथ मिश्रा इंसाफ किए हैं, हमें न दे तुम। हम कितने हैं? 2%। मुस्लिम पॉपुलेशन में 1 से 2% हैं। बाकी कौन है? वही बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। पहले ये बोला जाता था कि मुस्लिम जो लीडरशिप है देश के अंदर भी, उसने कभी स्वीकार नहीं किया कि हमारे यहाँ भी जातियाँ हैं। अब जाके स्वीकार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जी हो गया, लेकिन पहले तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हमारे यहाँ भी ऐसा है। इस्लाम में तो जात ऊंच नीच है ही नहीं। अगर स्वीपर जात का है जी और हाफिज है, मुसलमानों में कहा जाता सैयद सबसे ऊंची जात। स्वीपर अगर हाफिज है तो वो नमाज पढ़ाएगा, हम हों या सैयद हो उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, निकाह वो पढ़ाएगा। तो हमारे यहाँ तो है ये रहा। लेकिन हिंदू समाज का, पंडित समाज का जो यहाँ पंडितों ने यहाँ बोया था, वो मुसलमानों के ऊपर भी असर पड़ा। तो आज़ादी के पहले जब कुछ अख्तियार मिला था तो उसे छीना गया, ये प्रोपोगंडा करके। बाद में प्रोपोगंडा किया गया कि मुसलमान में उचित नीच तो है ही नहीं भाई, खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, उन्हें कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए।